कि व्हाट इज द डार्क रिएक्शन। व्हाट इज द डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के, जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइट रिएक्शन के, वो यूटिलाइज होते हैं। प्रोडक्ट्स क्या थे लाइट रिएक्शन के? NADP, H और ATP, ये यूटिलाइज होते हैं। और यूटिलाइज किस में होते हैं? टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 के रिडक्शन से क्या होता है? CO2 के रिडक्शन से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होता है। कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। और इस प्रोसेस को, जो जहां पे रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। इसे हम लोग कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। ओके बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे कार्बन फिक्सेशन। अब ये कार्बन फिक्सेशन जो प्रोसेस है, ये डिटरमाइन किया था कैल्विन एंड बेंसन ने। इनके साथ में बाशम भी थे। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन लिया था जो कि C14 है, और टेक्निक्स यूज करी थी क्रोमेटोग्राफी एंड ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये प्रोसेस को बताने के लिए फर्स्ट टाइम कैल्विन और बेंसन इन्वॉल्व हुए थे, इसीलिए हम लोग इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, या इसे हम लोग कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, या हमें इसे कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन बेंसन साइकिल भी हम लोग इसे कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि डार्क रिएक्शन है जो डार्क रिएक्शन है हमारा है, डार्क रिएक्शन को हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन को हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। और ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ये रिएक्शन क्या होता है? ब्लैकमैन्स जो रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि 18 ATP मॉलिक्यूल, 12 NADPH, ओके, यूटिलाइज होते हैं टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये ओवरऑल मैं रिएक्शन आपको बता रहा था कि ओवरऑल रिएक्शन ये होता कैसे है। तो 6 मॉलिक्यूल हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के भी यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे, इसीलिए कार्बन फिक्सेशन हम लोग कहते हैं। 18 मॉलिक्यूल हमारे यूटिलाइज हुए एटीपी के, 12 मॉलिक्यूल हमारे यूटिलाइज हुए NADPH के। क्या प्रोडक्शन हुआ? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। इसीलिए डार्क रिएक्शन को हम लोग ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये जो होल रिएक्शन है, ये जो डार्क रिएक्शन है, इसके 3 फेजेस होते हैं। एक हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट हमारा हो गया कार्बोक्सिलेशन। देन हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो है रिडक्शन। थर्ड प्रोसेस हमारा जो हो गया, दिस इज द सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस जो हमारा हो गया, दैट इज रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स हैं। अगर ये स्टेप्स में कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन होता है तो ये साइकिल पूरी तरह से नहीं कर सकती है, नहीं हो पाती है। और अनइंटरप्टेड मैनर में अगर साइकिल को चलना है डार्क रिएक्शन को, तो देर शुड बी रीजनरेशन ऑफ RUBP एंड देर शुड बी कार्बोक्सिलेशन, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है। कार्बोक्सिलेशन में बच्चों क्या होता है? कार्बोक्सिलेशन में RUBP जो है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है हमारा, CO2 को एक्सेप्ट करता है। और ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है। एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पर, एक्सेप्टेंस होता है यहाँ पर। और ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है, ये बहुत ही क्रूशल स्टेप है इन द होल प्रोसेस ऑफ योर फोटोसिंथेसिस। बिकॉज जो 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल हमारे सिंथेसाइज होते हैं। और रूबिस्को जो हमारा जो कैल्विन साइकिल है, इसे हम लोग कैल्विन साइकिल भी हम लोग कहते हैं। जो RUBP है हमारा, वो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे CO2 और वाटर मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज होते हैं। और ये कन्वर्ट होता है हमारा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, जो कि है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA।
रिडक्शन में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन रिडक्शन? रिडक्शन में ये होता है कि दो एटीपी यूटिलाइज होते हैं और दो एनएडीपीएच यूटिलाइज होते हैं पर CO2 प्रोडक्शन के लिए, पर CO2 फिक्सेशन के लिए। तो देयरफॉर अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहे हैं तो 6 टर्न साइकिल के लगेगा। अगर 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज हो रहे हैं तो 6 टर्न्स ऑफ द साइकिल विल बी यूज्ड ओवर हेयर। ओके। और रीजनरेशन जो होता है हमारा, ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। रीजनरेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द इंटायर फोटोसिंथेसिस, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। इसमें क्या होता है कि 1 ATP का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर, और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है कैल्विन साइकिल में, जैसा कि हमने बताया था, तो वो 18 ATP लेता है, 12 NADPH लेता है और 6 मॉलिक्यूल लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के को टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब इसको हम लोग एक साइक्लिक मैनर में देखेंगे, समझेंगे कि ये होता कैसे है। जो जो स्कैल्विन साइकिल होती है ये अगर करती है बोथ C3 और C4 प्लांट्स में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैल्विन साइकिल जो हमारी है, इट अकर्स both in C3 and C4. It occurs both in C3 and C4. Okay, it occurs both in C3 and C4. तो जो C4 जो प्लांट्स होते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। हमने आपको नेट में समझा दिया इस प्रोसेस को। अब हम लोग आते हैं टुवर्ड C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स वो ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं जो कि स्पेशली एक तरह से टॉलरेट करते हैं हाई टेम्परेचर को। तो जो C4 प्लांट्स होते हैं, तो C4 प्लांट्स में क्या होता है, C4 plants के they can tolerate very high temperature। ओके। इनकी एक स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है। लीफ एनाटॉमी इनकी स्पेशल होती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस का मतलब क्राउन लाइक। ओके। क्रैंस का मतलब होता है क्राउन लाइक। अब हम लोग देखेंगे क्या क्रैंस एनाटॉमी होता है और क्या होता है। जो C4 प्लांट थे, जैसे C4 का एग्जांपल हमारा हो गया शुगर केन। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत एफिशिएंटली रिमूव करते हैं। दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड मोर एफिशिएंटली देन C3 प्लांट्स। ओके, देन C3 प्लांट्स। एंड इनका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड रादर देन 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है। तो ये 4 कार्बन कंपाउंड होगा, या तो ये मैलिक एसिड होगा, या तो ये एस्पार्टिक एसिड होगा, या तो ये आपका होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑल राइट। अब क्या होता है कि इन प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट्स कहते हैं। और अदर हैंड जो 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, जैसे क्या था हमारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि हमारा 3 कार्बन कंपाउंड था, उन्हें हम लोग C3 प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट और राइस हमारा हो गया एग्जाम्पल C3 प्लांट का। वीट एंड राइस आर एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स। ओके। एंड योर दिस sugarcane is an example of C4 plant. So what is happening over here is that 1966 में दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट, जिसे हम लोग हैच एंड स्लैक के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने हमारा दिखाया था कि C4 प्लांट्स में क्या होता है कि बहुत एफिशिएंटली ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, यूटिलाइज करते हैं कंपेयर टू C4 प्लांट्स। और इसमें क्या होता है कि देर इज अ स्पेशल लीफ एनाटॉमी एज आई टोल्ड यू, जिसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी। क्रैंस एनाटॉमी होता है। अब ये क्रैंस एनाटॉमी होता क्या है कि यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय 2 रिंग्स ऑफ सेल। सो
जो इनर रिंग होती है वो की बंडल शीथ सेल की होती है। जो इनर रिंग हो गई हमारी, वो हमारी हो जाती है बंडल शीथ सेल की। और जो आउटर जो हमारा वैक्यूल बंडल के साइड में हमारा जो बनता है, वो हमारा होता है आपका मीजोफिल सेल। एक हमारा हो गया मीजोफिल सेल, एक हमारा हो गया बंडल शीथ सेल। ऑलराइट, ये हमारा नीचे वाला हो गया बंडल शीथ सेल। ओके, बंडल शीथ सेल, दिस वन इज योर मीजोफिल सेल। तो ये जो हमारा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज योर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर द हैच एंड द क्लच साइकिल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इनर जो रिंग है, ये स्टार्च से रिच होती है। दिस इज स्टार्च रिच, क्लोरोप्लास्ट से रिच होती मतलब रिच होती है, स्टार्च रिच क्लोरोप्लास्ट। बट दे लैक योर ग्राना, दे लैक द ग्राना। ओके, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट जो ऊपर की जो सेल है, इसे आउटर रिंग में इसे हम लोग मीजोफिल सेल कहते हैं। दिस वन इज योर मीजोफिल सेल। ओके, मीजोफिल सेल, ये जो कनेक्शंस हैं बीच में जिसके जरिए ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। ऑलराइट, दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा। अब क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेरिक जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, जो आपकी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आती है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट में ब्रेक डाउन हो जाता है उसका। फिर पेप आपका आता है, जिसे हम लोग फॉस्फो इनॉल पायरुवेट कहते हैं, वो इसके साथ कंबाइन होके फिक्सेशन कराता है। और फिक्सेशन होके हमारा बनता है C4 एसिड। C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो C4 एसिड अब हमारा मीजोफिल सेल से आ गया बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में C4 एसिड जब हमारा बंडल शीथ सेल में आ गया, तो इसका डी कार्बोक्सिलेशन होता है हमारा। डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तभी तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा। ये हमारा बन जाता है C3 एसिड, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है फिर से प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। और ये C3 एसिड जो हमारा है, रीजनरेशन में हेल्प करता है, इन द रीजनरेशन, इन द रीजनरेशन प्रोसेस, इन द रीजनरेशन प्रोसेस। और ये फिर से आके पेप को, जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, इसमें देता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ये क्या है, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। और ये जो इनर जो चीजें हैं, दिस इज द ओवरऑल बंडल शीथ सेल, दिस इज द मीजोफिल सेल। एंड ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रैंस एनाटॉमी, बिकॉज क्रैंस का मतलब होता है क्राउन और रेथ लाइक। और ये दो डिस्टिंक्ट सेल होती हैं। दीज आर द टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल। one is your bundle sheath cell, other one is your mesophyll cell. Now the bundle sheath cell and the mesophyll cell, ये आपका कराते हैं यहाँ पे जो CO2 की फिक्सेशन हो रही है, इसे ट्वाइस करना होता है। एक बार ये मेसोफिल में होती है और एक बार सेकेंड टाइम ये बंडल शीथ सेल में होती हैं। देयरफॉर C4 जो प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स, दे आर मोर एफिशिएंट, दे आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स। ओके, एंड C3 पाथवे जो होता है वो 18 ATP रिक्वायर करता है फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज सिंथेसिस। बट C4 जो हमारा पाथवे है, वो रिक्वायर करता है 30 ATP। C4 जो हमारा है वो रिक्वायर करता है 30 ATP। C3 जो हमारा है रिक्वायर करता है 18 ATP। बट
जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वो लूज कर देते हैं मोर देन हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिक कार्बन फोटो रेस्पिरेशन, देयरफॉर उनकी हाई लाइट इंटेंसिटीज होती हैं एंड दे डू नॉट शो photo respiration, do not show photo respiration. And that is why C4 plants का हमने बताया था characteristics that they can tolerate very high temperature. They have special leaf anatomy which is known as Kranz anatomy, and they remove CO2 more efficiently as compared to C3 plants. So इस केस में क्या हो गया कि since they do not show photo respiration, they also have greater biomass productivity. They also have greater biomass productivity. एंड C3 जो साइकिल है ये कॉमन है टू बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स. ओके, सो दिस वाज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर हैच एंड स्लैक साइकिल. हैच एंड स्लैक साइकिल, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था. तो अभी तक हमने क्या क्या इसमें इस पूरे प्रोसेस में पढ़ा है बच्चों? हम लोग ने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस कैसा होता है. वी आल्सो सॉ द लाइट रिएक्शन, द डार्क रिएक्शन. We saw where this photosynthesis is occurring. We saw the light harvesting center. We saw cyclic versus non-cyclic. Non-cyclic में क्या होता है, cyclic में क्या होता है. Then we learned about the chemo isomotic hypothesis that was given, how it operates. Then we saw the light reaction and the dark reaction. Dark reaction कहाँ होता है? What is C3? What is C4? What is Hazen-Sykes cycle? I hope आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. Thank you, dear students. If you have any questions, you can place and you can email me. You can put your doubts. Will be solved. They will be solved. Thank you so much.